चलिए, मुझे लगता है स्टार्ट कर सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो है, इसमें काफ़ी सारे रूल्स मैं आपको बता चुका हूँ। नियरली 16, 17, 18 कुछ रूल्स मैंने आपको बताए, और साथ में हमने फार्मूला देखा, फार्मूले से कैसे उसके नेम बनाने हैं, और फिर डिफरेंट नेम्स जो हैं उन नेम से कैसे फार्मूले बनाने हैं, ये हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है। और एक बहुत ही प्यारा सा हम रूल लिख रहे थे, है ना। आज फिनिश करना है IUPAC की जितनी भी पॉसिबल वैरायटी हो सकती है उन सभी को, और साथ में हमें आइसोमेरिज्म भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसीलिए शुरू हो जाएं जरा फटाफट। और एक रूल हम लास्ट क्लास में लिख रहे थे, जो जनरल कैटेगरी वाले कॉम्प्लेक्सेस थे, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है K4Fe CN6, या इस प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स मेरे पास है मान लीजिए, ठीक है ना, ऐसा, या राइट साइड बाहर किसी कॉम्प्लेक्स में कुछ लिखा हुआ है, या फिर किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। और इवन मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स में बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो ये सारे के सारे केस और इनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। जैसे ऐसा कुछ आ रहा है मान लीजिए, ठीक, या फिर ऐसा कुछ हो जाता है, ये ऐसा कर लें इसको हम, ये, तो ये नेम बनाना हम लोग पिछली क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है। क्या बोलने वाले हम लोग, फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स वहां पर लिखा हुआ है इसका नाम हम लोगों ने सीखा है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, है ना। इसे क्या बोला है, ट्राईऑक्सिलेटो कोबाल्टेट, ट्राईऑक्सिलेटो कोबाल्टेट थर्ड आयन। ये क्या था यहाँ पर, ट्राईएमाइन ट्राई एक्वा प्लेटिनम, और इसे 4 कर देता हूं मैं, ठीक। तो ट्राईएमाइन ट्राई एक्वा प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड, है ना। फिर इसका नाम क्या होगा, टेट्राएमाइन जिंक सेकेंड आयन। और जब इसकी बात करेंगे आप लोग यहां पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो या क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड एंड डाईहाइड्रेट। एक रूल मैंने वहां पर लिखवाया हुआ है कि वैसे तो राइट साइड बाहर या लेफ्ट साइड बाहर कुछ भी हो, हम उसके जनरली नंबर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक। लेकिन यदि मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल कहीं बाहर है ब्रैकेट के, तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर है तो हम उसे एज अ लिगेंड ट्रीट कर रहे हैं और उसको एक्वा कह रहे हैं। और वाटर मॉलिक्यूल यदि बाहर आ गया है ब्रैकेट के, तो अब वो लिगेंड तो रह नहीं गया है, तो फिर उसको एक्वा नहीं कहते, फिर हम उसे क्या कहते हैं, हाइड्रेट कहते हैं। और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, हम उसके नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। क्यों करते हैं, क्योंकि यदि नंबर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर हैं। कोई आयन यदि है तो फिर उसको डिटेक्ट किया जा सकता है उसके नंबर को विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल को नहीं डिटेक्ट किया जा सकता, तो इसलिए उसके नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्लास में एक रूल लिखा हुआ था जाते आते, लेकिन उसके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी हमारी। रूल था, एक बार चेक कर लीजिए, और जिनके पास नहीं लिखा हुआ है वो उसे कृपया करके लिख लीजिए। इन केस ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, in case of ambidentate ligands represent their donor atom in small bracket, represent their donor atom in small bracket। वाह, बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है और बड़ा मज़ेदार है। जरा बोर्ड पे देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन बनती है
CONH3 होल 5 NO2 और +2 लगा हुआ है। ठीक है, और एक और केस मेरे पास यहां पर बन रहा है CONH3 होल 5 ONO और +2। ठीक, अब एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या थे? थोड़ी भी यदि आप लोग पढ़ाई करते हैं तो जिस दिन हम लोगों ने यूनिट चालू की थी लिगेंड्स के डिटेल जब मैं आपको बता रहा था, उसी दिन मैंने एम्बीडेंटेट लिगेंड्स भी आपको बताए थे कि सेम लिगेंड है लेकिन डिफरेंट डोनर एटम पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। CN नेगेटिव NC नेगेटिव, CN नेगेटिव NC नेगेटिव। जब आप CN नेगेटिव लिख रहे हैं तो आप कार्बन को एज अ डोनर एटम ट्रीट कर रहे हैं, जब NC नेगेटिव लिख रहे हैं तो नाइट्रोजन यहां डोनर एटम माना जा रहा है। NO2 नेगेटिव ONO नेगेटिव, NO2 नेगेटिव ONO नेगेटिव। जब आप NO2 नेगेटिव लिख रहे हैं तो नाइट्रोजन डोनर एटम है, जब आप ONO नेगेटिव लिख रहे हैं तो यहां पर ऑक्सीजन डोनर एटम है। तो ये सब एम्बीडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आ रहे हैं। SCN नेगेटिव NCS नेगेटिव एम्बीडेंटेट लिगेंड हो रहे हैं, है ना। रूल क्या बोलता है, हालांकि जनरल ये बुक में मिलता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप ऊपर लेवल का कोई एग्जाम यदि देते हैं तो फिर वहां पे इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग से केस बना करते हैं। जैसे इसका नाम मुझे लिखना है ना, तो इसका नाम क्या होने वाला है, मैं देखूं, पेंटा अमाइन। ठीक है, नाइट्रो मैं दूर दूर ही लिखता हूं, आपको कारण मालूम है उसका। तो पेंटा एमाइन नाइट्रो कोबाल्ट और थर्ड आयन, ये इसका नाम हो गया, पेंटा एमाइन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड आयन। इसका यदि मैं नाम लिखता हूं तो इसका नाम क्या हो रहा है, इसका नाम हो रहा है पेंटा अमाइन नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक, अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई। सुनिए, जब मैं यहां इसको नाइट्रो लिख रहा हूं तो मैं एक और काम कर सकता हूं, यहां पर स्मॉल ब्रैकेट में N लिख दूं। यहां जब मैं नाइट्राइटो लिख रहा हूं तो इसमें स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिख दूं, O लिख दूं। अब इसका मीनिंग क्या होता है, यदि कभी किसी बुक के अंदर या MCQ हम सॉल्व कर रहे हो ऐसा लिखा हुआ दिखे तो उसको देख के टेंशन में नहीं आना है। नाइट्रो N का मतलब क्या है, नाइट्रो N का मतलब है कि इस लिगेंड को इस प्रकार से लिखा गया है कि यहां पर डोनर एटम कौन रहे, नाइट्रोजन रहे। फिर से सुनिएगा, नाइट्रो N यदि लिखा हुआ है इसका मतलब है कि लिगेंड इस प्रकार से लिखा जाएगा कि डोनर एटम कौन रहना चाहिए, N रहना चाहिए। मतलब इस लिगेंड को कैसा लिखा जाएगा, ऐसा। और यदि नाइट्राइटो O लिखा हुआ है तो नाइट्राइटो O लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इस लिगेंड को ऐसे लिखा जाना चाहिए कि डोनर एटम कौन होना चाहिए, O। ठीक, और डोनर एटम यदि इसमें O है तो बोलिए लिगेंड कैसा लिखा जाएगा, ONO नेगेटिव लिखा जाएगा। कुछ समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक, मान लीजिए इसी को मैं ऐसा लिख देता, ये वाला केस है, मैंने नाम क्या लिखा हुआ है, पेंटा एमाइन नाइट्राइटो O कोबाल्ट थर्ड आयन। यदि मैं इसको ऐसा लिख देता, पेंटा एमाइन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड आयन, तो सही होता या गलत होता, तो भी सही हो जाता। ठीक, इसे मैं पेंटा एमाइन नाइट्रो भी लिख सकता हूं, लेकिन फिर मुझे ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, O लिखना पड़ेगा। यह है रूल कि यदि एम्बीडेंटेट लिगेंड आ रहा है तो आप उसके डोनर एटम को स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करिए। ठीक है ना, तो आप इसके नाम को पेंटा एमाइन नाइट्रो O कोबाल्ट थर्ड आयन लिख सकते थे, पर यदि आप ONO को नाइट्रो लिख रहे हैं तो आपको स्मॉल ब्रैकेट में O जरूर से लिखना पड़ेगा, ये कंपलसरी। तो इसका मीनिंग समझ में आया, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि यहां पे डोनर एटम कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। क्लियर है बात। जब आप उसका नॉर्मल नाम लिखते हैं, जैसे नाइट्रो NO2 लिखा हुआ है तो नाइट्रो आपने लिख दिया है, नाइट्राइटो ONO को नाइट्राइटो लिख दिया है, तो ये नॉर्मल नेम ही है इनके। तो यहां पे N और O स्मॉल ब्रैकेट में यदि रिप्रेजेंट नहीं भी किया तो काम चल जाएगा।
ठीक, स्मॉल ब्रैकेट में एन और ओ को रिप्रेजेंट नहीं भी किया तो काम चल जाएगा। पर यदि आप ओ एन ओ को नाइट्रो लिख रहे हैं तो फिर ब्रैकेट में आपको ओ लिखना ही पड़ेगा। कुछ गुस्सा दिमाग में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसे इस केस में NO2 को यदि मैं नाइट्राइटो लिख देता हूं, NO2 को यदि मैं नाइट्राइटो लिख देता हूं तो फिर ब्रैकेट में मुझे कैपिटल N लिखना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक, नोट कीजिए जरा जो फटाफट ये दोनों एग्जांपल्स को। ठीक है, तो ये नॉर्मल 12th लेवल पे कभी ऐसे केस नहीं आएंगे, पर ठीक है, आप लोग अलग अलग एग्जाम्स देते रहते हैं, तो 12th के ऊपर का कोई एग्जाम दिया और ऐसा किसी ब्रैकेट में लिखा दिखे तो आप टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, श्री राम, थोड़ा स्पीड पकड़ लेना भाई, क्योंकि मैं चाह रहा हूं आज आइसोमेरिज्म भी हो हमारा। चलिए नेक्स्ट, रूल तो खैर मैं नहीं लिखवाऊंगा इसका, लेकिन मैं इसको एक स्पेशल पॉइंट करके लिखवा रहा हूं। लिखिए, in case of following types of ligands, ligands नहीं, sorry, in case of following types of complexes, in case of following types of complexes, चलिए दो कॉम्प्लेक्स के नाम मैं आपको दे रहा हूं और उनकी हेल्प से आपको क्या करना है, उनके फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट है डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट सल्फेट। क्या लिखा हुआ है? डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट सल्फेट। नेक्स्ट फेरिक हेक्सा साइनो या साइनाइडो फेरेट सेकेंड। फेरिक हेक्सा साइनो या साइनाइडो फेरेट सेकेंड, ये दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, इनके आपको फॉर्मूले लिखना है। ठीक, पहले फर्स्ट वाले का लिख करके बताइए, उसके बाद अपन सेकंड वाले के बारे में विचार करेंगे। फर्स्ट है डाई एमाइन सिल्वर फर्स्ट सल्फेट। टाइम लिमिट है आपके पास 30 सेकेंड्स। ओके, उम्मीद है सभी का हो गया होगा। डाई एमाइन से चालू हो रहा है, मीन्स NH3 होल ट्वाइस, सिल्वर फर्स्ट आ गया यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया तो ब्रैकेट बंद हो जाना चाहिए, और सल्फेट है तो सल्फेट कहाँ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। डाई एमाइन सिल्वर फर्स्ट सल्फेट ऐसा लिखा हम लोगों ने। ठीक, क्या किसी को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है या सही है ये? ये सही है या यहां कुछ गड़बड़ हो गई है? वेरी गुड, ठीक, शाबाश। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर सिल्वर का 1 तो आ ही नहीं पा रहा है। यहां पर x +2 × 0, SO4 का -2 = 0, तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये तो x = कितना आ रहा है, +2। जबकि क्वेश्चन में मुझे बिल्कुल साफ साफ दे रहा है वो क्या, सिल्वर फर्स्ट सल्फेट लिखना चाहिए मुझे। तो सिल्वर फर्स्ट सल्फेट लिखना चाहिए तो क्या करा जाए, है ना? कैसे 1 कैसे बनाऊं? तो नाम गलत है या फिर मैं कुछ गलती कर रहा हूं? ठीक, तो सुनिए, ऐसे यदि कोई केस आते हैं तो इनमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आएगा या कंसेप्ट आएगा। आप क्या करें, ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको 1 लाना ही है, अब तो मजबूरी हो गई आपकी।
तो ऑक्सीडेशन नंबर यदि 1 लाना ही है तो फिर क्या करूं मैं? SO4 का तो कुछ कर नहीं सकता, हाफ SO4 कर दूं क्या? ऐसा तो होता नहीं है, तो हर कुछ बात हो गई है ना। तो फिर एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट का मैं होल ट्वाइस या होल थ्राइस या जो रिक्वायर्ड हो वो कर दूं। कुछ लोग ऐसा सजेशन देते हैं, सुनिएगा, वो सजेशन भी कहीं से आया होगा या किसी के मन में आया होगा कि ऊपर चार्ज लगा दो। ठीक, ऊपर चार्ज लगा दो, हो सकता है ऐसा हो जाए, है ना। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि लेफ्ट साइड बाहर या राइट साइड बाहर कुछ आ गया है तो फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज नहीं लगा सकते, क्योंकि चार्ज के न्यूट्रलाइजेशन के बाद ही वो चीज़ लिखी गई है लेफ्ट साइड या राइट साइड बाहर में, है ना। तो यदि आपके दिमाग में ऐसा कुछ आया हो कि चार्ज हम लगा देते हैं तो सही हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज आपको नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। तो फिर मैं क्या करूं, ब्रैकेट का ही होल ट्वाइस एक बार करके देखता हूं। यदि ब्रैकेट का मैं होल ट्वाइस करता हूं तो ये देखो, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4 × 0, ये -2 ही रहेगा, तो 2x = 2, तो x = कितना आ जाएगा मेरे पास 1। इस प्रकार से ब्रैकेट का होल ट्वाइस या होल थ्राइस करने से नाम पे कभी भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए, यदि मान लीजिए आपको जो नाम दिया है और ऑक्सीडेशन स्टेट सैचुरेटेड नहीं हो रही है ना, आपने जो बनाया उससे ऑक्सीडेशन स्टेट सैचुरेटेड नहीं हो रही है, ये देखो ऐसा यदि मैं करता इसको तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा लिखे जाने पे कितनी आ रही है 2, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चाहिए मुझे 1। तो फिर ऐसे केस में आप उस स्क्वायर ब्रैकेट का होल ट्वाइस या होल थ्राइस या जो भी रिक्वायर्ड हो नंबर वो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ यदि इसका होल ट्वाइस करता हूँ तो ये 2x हो जाएगा, ये 4 × 0 -2, तो 2x = 2, तो x = कितना आ जाएगा +1। दूसरी मैंने आपको चेतावनी या सलाह दी हुई है कि यदि लेफ्ट साइड बाहर या राइट साइड बाहर कुछ लिखा हुआ हो ऑलरेडी तो फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन चार्ज के न्यूट्रलाइजेशन से ही वो चीज आई है। यानी यदि वहां बाहर SO4 लिखा है तो कंफर्म है कि इस ब्रैकेट के ऊपर +2 था और SO4 पे -2 था, वो +2 -2 कैंसिल हुए तब जाकर के ऐसा आया है हमारा। समझ रहे हैं बात को, ठीक है ना। तो चलिए, ये बन गया एक फर्स्ट केस, आपको समझ में आया। दूसरा दिया फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, क्वालिटेटिव एनालिसिस 11th क्लास के नोट्स उठाइएगा और क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर ढूंढिएगा, यदि आपको इसका स्ट्रक्चर मिल जाए या कोई प्रुशियन ब्लू या ऐसी कोई चीज पढ़ी हुई हो आपने तो ठीक। देखें कितने लोग मेहनत करते हैं। तो फेरिक Fe आएगा, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, तो हेक्सासाइनोफेरेट। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है इसके अंदर वो सुनिए, क्योंकि ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप ढूंढ के करेंगे इसको कहीं से। फेरिक है यानी बाहर वाला जो Fe है इस पे +3 चार्ज है और अंदर जो है वो फेरेट सेकेंड है, यानी अंदर वाले आयरन पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। और बनी बात है यदि सिर्फ ऐसा लिखा रहता है Fe और CN6Fe तो हमारा आंसर अंदर वाले आयरन का कभी भी 3 नहीं आ पाएगा, क्योंकि बाहर वाले का 3 हो गया, ये 6 × -1 -6। ठीक, सॉल्व करोगे तो x = +3 आएगा, जबकि चाहिए कितना है 2। तो यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि अंदर वाले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाए, +2। ये होमवर्क है आपका, नेक्स्ट क्लास में आते से पहले मैं इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। ढूंढो होमवर्क है आपका। चलिए नेक्स्ट रूल लिखिए, नेक्स्ट रूल लिखिए इंपॉर्टेंट लगा के। इन स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन स्क्वायर प्लेनर and octahedral complexes, when same ligands are present at 90 degree in square planar and octahedral complexes, when same ligands are present at 90 degree, then the complex known as cis, CIS, then
the complex known as cis, and when same ligands present at and when same ligands present at 180 degree complex known as trans जी, नाम कहीं शायद क्लिक करा हो दिमाग में। जीओसी पढ़ा हुआ है 11th क्लास के अंदर हम लोगों ने, और यदि जीओसी पढ़ा हुआ है तो उसमें हमने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ी हुई है, जिसे आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहा था। ठीक है, तो 90 डिग्री पर यदि यहाँ पर दो सेम लिगेंड आ रहे हैं तो उस कॉम्प्लेक्स को आप सिस कह देंगे, और यदि 180 डिग्री पर आ रहे हैं तो आप उसे क्या कहेंगे? ट्रांस कहेंगे। ठीक, किस कॉम्प्लेक्स में आता है ये? स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। यहाँ एक और वैरायटी आती है फेक एंड मर, FAC एंड MER, वो मैं आपको आइसोमेरिज्म में पढ़ाऊंगा। इसके ठीक बाद में आइसोमेरिज्म चालू करने वाला हूँ, तो फेक और मर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो मैं आपको आइसोमेरिज्म के अंदर पढ़ाऊंगा, है ना। अभी यहाँ देखिए, मेरे सामने कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है PTNS3 होल ट्वाइस Cl2। देख के लग रहा है यार बहुत ही आसान हो गया, मजा आ गया, काश ऐसा आ जाए। तो हमने इसका नाम तुरंत लिख दिया डाईएमाइन डाईक्लोरो या क्लोराइडो, ठीक, प्लेटिनम सेकेंड, सही है। ठीक है, डाईएमाइन डाईक्लोरो या क्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड। और इसकी बात करूं यदि बाजू वाले की मैं, तो यहां एक जो कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है इसका नाम मैंने लिख दिया है टेट्रा अमाइन डाई नाइट्रो कोबाल्ट, ठीक, थर्ड आयन। तो ये तो हम सीख चुके हैं, पर इसको अलग स्टाइल से दिया उन्होंने एग्जाम में। कैसा दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, ऐसा। ये, या फिर ऐसा दिया हुआ है। क्लियर? अब क्या गड़बड़ हो गई, है ना। तो अब मुझे ऐसा फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, मुझे ऐसा स्ट्रक्चर बना करके दिया हुआ है, और अब मुझे इसका नाम बताना है। ठीक, तो सीधी सी बात है कि दो NH3 नजर आ रहे हैं, दो Cl नजर आ रहे हैं, PT नजर आ रहा है, तो ये डाईएमाइन डाईक्लोरो या क्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड तो है, वो भी वही है। लेकिन ध्यान से यदि आप देखेंगे तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, और इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सेम लिगेंड जो हैं वो कितने डिग्री पर हैं? 90 डिग्री है, जबकि यहां वही कॉम्प्लेक्स है और ये सेम लिगेंड कितने डिग्री पर हैं? 180 डिग्री पर। तो ये रूल मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि यदि सेम लिगेंड 90 डिग्री पर हैं तो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाएगा? सिस, यानी यहां प्रफिक्स सिस लगेगा, और पीछे आप ये पूरा का पूरा लिख देंगे डाईएमाइन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। कुछ घुसा दिमाग के अंदर? इसके अंदर आप क्या लिख देंगे? ट्रांस, ठीक, और ट्रांस के पीछे डाईएमाइन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। कोई डाउट? इसका क्या किया जाए? 6 लिगेंड दिख रहे हैं, 6 लिगेंड दिख रहे हैं, मतलब ये ऑक्टाहाइड्रल बनेगा, है ना। हाइब्रिडाइजेशन में ट्रिक सिखाऊंगा मैं आपको। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बना, मुझे एग्जाम में ऐसा पूछा गया। एक स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, ठीक, पूरे को एक स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके ऊपर पॉजिटिव लगा हुआ है, और एक स्ट्रक्चर मुझे ऐसा दिया हुआ है, इसको भी पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके ऊपर पॉजिटिव लगा हुआ है। ठीक, अब ये तो कंफर्म हो गया है कि ये टेट्राएमाइन
डाइनाइट्रो, है ना, टेट्रा एमाइन डाइनाइट्रो कोबाल्ट थर्ड आयन है, वो भी वही है। पर ये एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है और मैं आपसे पूछ रहा हूं इन दोनों में से कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। चलिए आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा सिस है और कौन सा यहां पर ट्रांस है ना। तो आप कहोगे कि सेम लिगेंड 90 डिग्री पर हो तो सिस होना चाहिए और सेम लिगेंड 180 डिग्री पर हो तो ट्रांस होना चाहिए। अब दो नजरिए होते ना, कप आधा भरा हुआ है और कप आधा खाली है जी। यदि आप यहां NH3 को देखने लगेंगे, सब सुनते जाओ मेरी बात को ध्यान से, यदि आप यहां पर NH3 को देखने लगेंगे तो आपको नजर आएगा कि यार NH3 तो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर भी है और NH3 एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पर भी है। तो कैसे आइडेंटिफाई होगा? ठीक, तो सलाह सुनिए। यहां सलाह यह है आपको कि ऐसे केस में जो लीस्ट नंबर में लिगेंड हो या लेस नंबर में लिगेंड्स हो उनको देख करके पहचानना है सिस या ट्रांस। ठीक, तो लेस नंबर में कौन है यहां पर? NO2, उसकी पोजीशन देखिए एक दूसरे के साथ। तो ये जो NO2 है दोनों, ये कितने डिग्री पर हैं? 90 डिग्री पर। और यहां पर जो ये NO2 है ये कितने डिग्री पर है? 180 डिग्री पर है। ठीक, मतलब ये वाला जो केस है ये किसका है? सिस का है। और ये जो केस है ये किसका है? ट्रांस का। कुछ गुस्सा दिमाग में? बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, इसी में एक और केस बनता है जो अभी मैंने मुंह से बोल करके बताया था, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको आधा एक घंटे बाद। CONH3 होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस। सुनो ना, यदि ऐसा हो जाए CONH3 होल थ्राइस और NO2 होल थ्राइस तो क्या करोगे? तो ऐसे केस में हम लोग सीखेंगे एक और स्पेशल वैरायटी, वहां पर फेक एंड मर। अभी नहीं बताऊंगा, है फिलहाल नोट कीजिए। ठीक, किसी के मन में कोई डाउट हो तो बोलिए, बाकी लोग नोट करते जाइए फटाफट। नाम इसका वही है क्या? डाईएमाइन डाईक्लोरोप्लेटिनम सेकेंड, ठीक है ना। और उसका नाम है क्या? टेट्राएमाइन डाइनाइट्रो कोबाल्ट थर्ड आयन। सिर्फ इस वाले में सेम लिगेंड 90 डिग्री पे है तो उस नाम के आगे आपको सिस लगा देना है, पूरा नाम लिखना है ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे नाम के आगे ट्रांस लगा देना। इस वाले में पूरा का पूरा लिखना है, बस यहाँ सिस लगा देना, वहाँ ट्रांस लगा देना। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के ही पूछेगा। ये जो दिख रहा है ना आपको सिस, ये वाला केस, इसको सिस्प्लेटिन कहते हैं। एक बहुत ही फेमस मेडिसन है कैंसर के ट्रीटमेंट की, सिस्प्लेटिन नाम होता है इसका। हो जाए तो बता देना, मैं खड़ा ही रह जाऊं, नहीं तो 1-1.5 घंटा। चलो भाई लिखो। लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही मज़ेदार बात सीखने जा रहे हो आप लोग। कुछ बच्चे पूछ रहे थे ये पॉलीन्यूक्लियर वाला कब आएगा, एक से ज़्यादा मेटल आ जाती हैं क्या किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, है ना। तो मैंने कहा था थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बस हम पहुंचने वाले हैं उस केस पे। लिखिए, व्हेन बोथ कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन आर प्रेजेंट, लिखो, when both complex cation and complex anion are present means two square brackets are present, means two square brackets are present, then the sphere present at left hand side, then the sphere present at left hand side treated as cation, the sphere present at left hand side treated as cation and the sphere present at right hand side and the sphere present at right hand side treated as anion, and suffix 8 and suffix 8 used in the name of metal present at right hand side, metal present at right hand side। ठीक है, यहाँ एक एरो का साइन बना के एक अच्छी बात लिख लीजिए, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप जब आइसोमेरिज्म पढ़ें उस समय आप गलती ना करें। लिखिए, एक स्पेशल बात लिखिए, रिपीट ही कर रहा हूँ, स्पेशल बात लिखिए। वहाँ मैंने बोला है सफिक्स 8 यूज्ड इन नेम ऑफ मेटल प्रेजेंट एट राइट हैंड साइड। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ, एरो बना के लिखिए, negative ligands must be present, negative ligands must be present in at right hand side या coordination sphere at right hand side। राइट हैंड साइड वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके अंदर नेगेटिव लिगेंड होना ही चाहिए। इसको लिखने का रूल बोल लो या ट्रिक बोल लो, जो भी बोलो आप। चलिए अब बोर्ड पे देखिए, सिर्फ एक बताऊंगा, दो आप मुझे करके बताओगे हैं। देखिए, ये केस मुझे दिया हुआ है और ये कोई दो कॉम्प्लेक्स नहीं है, अच्छे से सीखना भाई, ये कोई दो कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये एक ही कॉम्प्लेक्स है, एक ही कॉम्प्लेक्स है। और एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर अब हमें दो मेटल्स दिख रही हैं और दोनों के अलग अलग अपने पर्सनल कोऑर्डिनेशन स्फीयर बने हुए हैं, है ना। तो इसमें मैंने आपको अब लिखवा दिया है तो आपके दिमाग में पिक्चर सेट हो जानी चाहिए। लेफ्ट साइड वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये कैटायन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट साइड वाले पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों पे इक्वल अपोजिट चार्जेस थे, आपस में कैंसिल हो गए, इसलिए नेट चार्ज अभी मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। कितना चार्ज था वो मैं अभी आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको बताता हूँ। फिलहाल इनका नाम लिखते हैं, है ना। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए हेक्सा अमाइन। ठीक, बोलो कोबाल्ट या कोबाल्टेट, कोबाल्ट, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। ये हेक्सा साइनो या साइनाइडो क्रोमेट, क्रोमेट राइट साइड वाले में क्या लग रहा है 8 क्रोमेट और ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, अब ऑक्सीडेशन स्टेट मेजर करने का एक गलत तरीका होता है।
पहले उस गलत वाले तरीके को हम डिस्कस करते हैं। गलत तरीका क्या होता है? x प्लस 6 इंटू 0 प्लस x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3 आ गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3 आ गया। तरीका गलत है, आंसर सही है। ठीक, सुना मैंने क्या कहा? मैंने कहा तरीका गलत है, आंसर सही है। दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 3 हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? एक्चुअली सही तरीका जो है इसका वो होता है कि थोड़ा सा आपके दिमाग में हिंट आना चाहिए इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को देख करके। जो बच्चे लास्ट क्लास में थे और जो अच्छे से नोट्स बना रहे हैं वो 2-3 पेज को पलटाइए, और जब मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था उसके ऊपर देखिए एक हेडिंग डली हुई होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने डिटेक्ट करने का तरीका बताया था कि कितने यूनिडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं, उनके नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। एंड डबल फॉर बाइडेंटेड एंड सो ऑन। जल्दी से पेज पलटा लो और देखो ऐसा लिखा हुआ है क्या वहां पे, और उसमें नीचे चेक करिए मैंने कहीं लिखवाया हुआ है जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयंस आर फिक्स है। Fe+2 Fe+3 का 6 लिखा हुआ है, Zn+2 का हम लोगों ने 4 लिखा हुआ है। वहां चेक करिए क्या CO+3 लिखा हुआ है? CO+3 का देखिए कितना लिखा हुआ है? 6। Cr+3 देखिए उसका भी कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। यानी 6 कोऑर्डिनेशन यदि है कोबाल्ट की या क्रोमियम की, स्टेटमेंट सुनो ध्यान से, कोबाल्ट की या क्रोमियम की यदि 6 कोऑर्डिनेशन है तो मोस्ट प्रोबेबली उनके ऊपर चार्ज कितना होगा? +3 ही होगा। ठीक है, पहली हिंट। अब दोनों पे एक जैसे चार्ज होने चाहिए। कैसे? देखो ये तरीका गलत है तो इसको हटा दो, आंसर सही आ गया था वो बात अलग है ना। अब इसको यदि मैंने उस हिंट को यहां पे रूल को यूज करा कि 6 कोऑर्डिनेशन है तो कोबाल्ट पे 3 चार्ज आना चाहिए, पर ये तो न्यूट्रल लिगेंड है। यदि मैं इसको अकेले को सॉल्व करता, इतने बॉक्स को सुनो ध्यान से, इतने बॉक्स को यदि मैं अकेले को सॉल्व करता तो मैं लिखता यहां पर x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू, अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि आंसर मुझे कितना चाहिए? 3। तो यदि आंसर 3 चाहिए तो बोलिए इस ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए था? जल्दी शाबाश, +3 होना चाहिए था, +3। उधर सोचो, यहां पर मैं लिख देता इसका x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू, अब मुझे इसका भी आंसर कितना चाहिए? +3। तो +3 चाहिए तो जल्दी से बोलिए इस ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए था? -3। अब इसे आप सॉल्व कर लो तो इसमें भी आपका आंसर x इक्वल टू कितना आ जाएगा? +3। कुछ गुस्सा दिमाग के अंदर? मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है जब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में थे तो मालूम ये कैसे थे? ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में ऐसे थे, CONH3 होल 6 टू दी पावर +3 और CrCN होल 6 टू दी पावर -3। अब रूल पढ़ो ध्यान से, मैंने क्या लिखा हुआ? व्हेन बोथ कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन आर प्रेजेंट। ठीक, तो फिर मैंने अपने तरीके से उसको मॉडिफाइड करवा के लिखवा दिया, मींस 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स आर प्रेजेंट। तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट कैसे हुए? ये इक्वल और अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब आप सॉल्व करेंगे तो यहां भी आपका आंसर कितना आएगा? 3, और यहां भी आपका आंसर कितना आएगा? 3। कुछ गुस्सा दिमाग में? तो थोड़ा टिपिकल तो है, लेकिन क्या करें, है ना, साइंस लिया है तो पढ़ना पड़ेगा इस लेवल के क्वेश्चन को भी। ठीक, दूसरी एक इंपॉर्टेंट हिंट याद रखिएगा कि राइट साइड वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो कॉम्प्लेक्स एनायन होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो हमेशा कोशिश करना कि अंदर जो लिगेंड्स आए उन लिगेंड्स में कैसे लिगेंड होने चाहिए? नेगेटिव लिगेंड ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है ना, लेफ्ट साइड वाले में कुछ भी चलेगा, इस तरफ नेगेटिव लिगेंड होने चाहिए। चलो फिलहाल मुझे करके बताना जरा, देखें आपका आंसर आता नहीं आता। नोट करो इसे और 2 दे रहा हूं, बना के बताइए।
एक खुद के लिए टाइम लिमिट बनाया करो मन में कि यार मैं 30 सेकंड में करूँगा, इसे मैं 45 सेकंड में करूँगा, ठीक, मैं दूसरे के आंसर का इंतज़ार करूँगा, ऐसा पहले एक मेंटली सेट हो जाया करो, है ना। इन दोनों के नाम बना के बताइए। बहुत सीख लिया मैं, अब आपकी बारी है। आया मज़ा? बड़ी तमन्नाएं थी IUPAC सीखूंगा, सीखो। ठीक है, क्लास के हिसाब से मैं इतना ही टाइम दे पाऊंगा भाई। चलो और 15-20 सेकंड आपको दिए, फिर ढूंढिए आप प्रैक्टिस क्वेश्चन, अलग अलग बुक्स को सॉल्व करिए। जी, इसकी बात करते हैं। डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं मैं। जब मैंने इसे देखा तो मुझे यहां पे क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नजर आया और कोबाल्ट का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। मेरे दिमाग में पिक्चर सेट हो गई कि यार दोनों के ऊपर +3+3 चार्ज आना चाहिए, और यदि +3+3 चार्ज आना चाहिए तो यार यहाँ तो कुछ गड़बड़ दिख रही है। यदि सिर्फ इतने को सॉल्व करता तो क्रोमियम पे 2 आ जाता, और इसमें यदि मैं इतने को सॉल्व करता तो कोबाल्ट पे कितना आ जाता? 4। इसका सीधा सा मीनिंग है कि इनका जो ओरिजिनल आयोनाइज्ड फॉर्म था, ऊपर लिख रहा हूँ इस बार में, है इनका जो ओरिजिनल आयोनाइज्ड फॉर्म था वो जरूर ऐसा रहा होगा CrH2O4 Cl2+1 और यहाँ COCN4 NH3 -1। बोलो हाँ, शाबाश। और +1 -1 आपस में क्या हो गए होंगे? जरूर कैंसिल हो गए होंगे, तब जाकर इस कॉम्प्लेक्स का ओरिजिन हुआ होगा, है ना। चलिए, नाम बोल दूं या लिख दूं? बोल देता हूं। टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो या क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड, ठीक है। और फिर यहां पे डाईएमाइन टेट्रा साइनो या साइनाइडो, ठीक। क्या लिखोगे? कोबाल्टेट थर्ड। इज इट क्लियर? ठीक, चलिए। ये वाओ, ये तो वाओ टाइप का है, ये तो बहुत ही प्यारा है, ठीक है ना। क्या रिपीट करें बताओ? क्या रिपीट करें? नाम इसका टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो या क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड। कैसे आया? तो मैंने इसका, ठीक, क्रोमियम बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है ना, ये 4 लेगेंड है और ये 2, टोटल 6 लेगेंड हो गए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर देख के एक हिंट मुझे मिला कि ऑक्सीडेशन नंबर 3 आना चाहिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 आना चाहिए, ठीक। पर यदि मैं सिर्फ इतने को सॉल्व करता, बस इतने को, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाता। मतलब जरूर ब्रैकेट के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, ठीक। तो कितना चार्ज होगी क्रोमियम का? 3 आ जाए तो 1 चार्ज है। ऐसे यदि मैं इसको सॉल्व करता, बस इतने को, यदि सिर्फ मैं इतने को सॉल्व करता तो यहां कोबाल्ट का 4 आ जाता, जबकि कोबाल्ट का मुझे कितना चाहिए है? 3, यानी जरूर इसके ऊपर कितना चार्ज है? -1 चार्ज है, तब जाकर के इसका कितना आ पाएगा? 3। अब आई बात समझ में है? जी बोलिए। हाँ ना, मैं बोल तो रहा हूं, आप सुनते ही नहीं हो बात को। मैंने कहा डाई क्लोरो या क्लोराइडो, यहां डाई साइनो या साइनाइडो, ठीक। जो मॉडर्न रूल है उसके अकॉर्डिंग क्लोराइडो ज्यादा सही है,
है ना, लेकिन कई बुक के अंदर आपको क्लोरो भी लिखा हुआ मिल सकता है। ऐसे ही साइनाइडो ज़्यादा करेक्ट है, पर हमें साइनो लिखा भी मिल सकता है ना। तो मैं दोनों चीज़ें लेके चल रहा हूँ। चलिए इधर आ जाएं, यहाँ है, इसका क्या था, देखो कितना इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ रहे। इस क्वेश्चन में देखिए कोबाल्ट और क्रोमियम दोनों के कोऑर्डिनेशन 6-6 हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कोबाल्ट क्रोमियम दोनों के कोऑर्डिनेशन 6-6 हैं, लेकिन यहाँ देखिए इस वाले प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन 4 है और इस वाले प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन 6 है। वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया है बहुत प्यारा आंसर दिया है। तो यहां पर क्या चार्ज होना चाहिए, तो यदि प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन 4 है मतलब जरूर उस पर +2 चार्ज है, और यदि प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन 6 है तो जरूर उसके ऊपर +4 चार्ज है। तो इसके आयोनाइज्ड फॉर्म मालूम क्या होने चाहिए थे, ये प्रैक्टिस से आएगा बेटा। आप सोचो कि मैं आज ही कमांडिंग कर लूं और कल से अपनी कोचिंग खोलूंगा, है ना, तो ऐसा नहीं होगा, मेहनत लगेगी। ठीक, ऐसा है ये, ठीक है, वेरी गुड। और ये +2 से -2 कैंसिल हुए होंगे, ठीक, तब जाकर के ये कॉम्प्लेक्स बना होगा, है जी। तो नाम मैं बोल के बता रहा हूं, टेट्रा एमाइन प्लेटिनम सेकेंड, ध्यान से सुनिए, टेट्रा एमाइन प्लेटिनम सेकेंड, हेक्साक्लोरो या क्लोराइडो, देखो फिर बोला मैंने, आदत में ही है मेरी, हेक्साक्लोरो या क्लोराइडो प्लेटिनेट फोर्थ, हेक्साक्लोरो या क्लोराइडो प्लेटिनेट फोर्थ। इज इट क्लियर, कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़े हम लोग, है ना। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रूल लिखिए जरा फटाफट, ठीक है ना जी, लिखिए नेक्स्ट रूल। ओहो, अभी तक नोट नहीं किया, करो जल्दी करो। बहुत प्यारी वैरायटी आ रही है इसके बाद वाली, और इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस लगती है, लेकिन एक बार आपके दिमाग में सेट हो गया, और नोट्स को यदि आपने प्रॉपरली पढ़ा हुआ है, सभी को मैं हर एक बात लिखवा देता हूँ छोटी से छोटी, मुझे मालूम है कौन सी बात कब यूज होने वाली है। ठीक, लास्ट रूल लिखिए, कमॉन्स। बहुत परेशान करते हो तुम लोग। टेट्रा एमाइन प्लेटिनम सेकेंड, हेक्साक्लोरो या क्लोराइडो प्लेटिनेट फोर्थ। चलिए नेक्स्ट रूल लिखिए, इफ bridge ligands are present, if bridge ligands are present, then prefix mu बनाते आता है सभी को, used in their name, prefix mu used in their name जी। सिर्फ और सिर्फ एक बताऊंगा और 4 करवाऊंगा अभी के अभी, है जी, इसलिए जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना सब लोग। ये दिया हुआ है, देख के कितना प्यारा लगता है ना, देख के इच्छा होने लगती कि यार इसको सॉल्व करेंगे, मजा आएगा, इसको सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पे एक ही स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और उसी के अंदर 2 मेटल्स हैं, है ना। तो जो भी कल पूछ रहे थे कि ऐसे वाले केस कब आएंगे, ये आ गए भैया ऐसे वाले केस, है ना। तो एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 मेटल मुझे मिल गई, और दोनों सेंट्रल मेटल को जो लिगेंड्स जोड़ा करते हैं वो लिगेंड ब्रिज लिगेंड्स कहलाते हैं। समझ गए ब्रिज लिगेंड क्या है? अब इस कॉम्प्लेक्स के नाम लिखने के 2 तरीके होते हैं, ठीक। तरीका नंबर 1,
एक तरफ से शुरू करिए, यहां जाकर के खत्म कर दीजिए। कैसे? 4 टाइम्स H2O है, मीन्स टेट्रा एक्वा। आयरन बोलूं या फेरेट बोलूं, जल्दी बोलो। आयरन है ना, 8 बोलने की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक। ब्रिज में NH2 है और NH है, हमें मालूम होना चाहिए NH2 का नाम है एमिडो, A से चालू होता है, और NH का नाम है इमिडो, I से चालू होता है। तो मैं कहूंगा म्यू एमिडो, फिर म्यू इमिडो। ठीक, म्यू एमिडो, म्यू एमिडो, है ना। चढ़ गए ब्रिज पे, नीचे उतरो। नीचे उतरोगे तो पहले तो आपको मेटल मिलेगी, लेकिन मेटल का नाम कभी भी पहले नहीं लिखा जाता है। पहले किसको लिखा जाता है? लिगेंड्स को लिखा जाता है ना। तो पहले लिगेंड्स को लिखिए, कौन है? H2O है 4 टाइम्स। तो फिर दोबारा से लिखना पड़ेगा मुझे, टेट्रा एक्वा लिखा, आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, और फिर राइट साइड बाहर जो चीज है उसका नाम, राइट साइड बाहर कौन है? क्लोराइड। ठीक, तो क्लोराइड, उसके नंबर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्लियर है इतनी बात, है ना। तो ये नाम बना टेट्रा एक्वा आयरन, म्यू एमिडो, म्यू इमिडो, टेट्रा एक्वा आयरन, है ना, और फिर क्लोराइड। अब ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल वैसे ही निकलेगी जैसी हम निकालते आए हैं अभी तक। 4 × 0 प्लस एक्स प्लस NH2 पे कितना चार्ज होता है? -1। NH पे कितना चार्ज होता है? -2 प्लस x प्लस 4 × 0 प्लस 3 × -1 इक्वल टू 0। ठीक है। मुझे लग रहा है आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3। ठीक, तो ये भी आ गया आपका 3 और ये भी क्या आ गया यहाँ पर? 3। कोई डाउट? ये पहला तरीका हुआ इसका नाम लिखने का, है ना। अब दूसरा तरीका, ठीक, दूसरे टाइप से कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से सुनिए। इसमें क्या करते हैं, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ब्रिज के दोनों तरफ मेटल और लिगेंड सेम हो। दूसरा तरीका तभी एप्लीकेबल होगा जब ब्रिज के दोनों तरफ मेटल्स और लिगेंड्स कैसे हो? सेम हो, नहीं तो नहीं लग पाएगा, है। तो यहां मेटल और लिगेंड सेम है, मेटल लिगेंड सेम है, तो इस केस में क्या करते हैं, पहले ब्रिज का नाम लिख देते हैं। तो चलिए पहले ब्रिज का नाम लिखें। ब्रिज का नाम लिखेंगे तो पहले क्या लिखोगे? म्यू एमिडो, म्यू इमिडो लिख दिया। म्यू एमिडो, म्यू इमिडो लिख दिया। अब इस तरफ कौन है? देखो, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, इस तरफ भी कौन है? टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड। तो टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। एक ही चीज जब 2 बार होती है तो उसे क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। बिस। डाई बोलने की इच्छा तो नहीं हो रही किसी की? क्या बोलोगे उसको? बिस कहोगे, है ना। बिस। स्मॉल ब्रैकेट में लिखो टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, ब्रैकेट क्लोज है, और उसके बाद बाहर क्या? क्लोराइड। तो ये 2 तरीके मैंने बताए भाई, एक कॉम्प्लेक्स है और उसके IUPAC नेम लिखने के 2 तरीके बताए, लेकिन आपको एक सलाह दे दी या हिंट दे दिया या चेतावनी दे दी कि ये दूसरा वाला तरीका जो है ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब ब्रिज के दोनों तरफ मेटल और लिगेंड कैसे हो? सेम हो। ठीक, कोई डाउट किसी को है? नहीं, जिसे डाउट है वो बोलते जाइए, बाकी लोग नोट कीजिए। और अब 4 दे रहा हूं, चारों के चारों मुझे चाहिए, और टाइम लिमिट है आपकी 2 मिनट्स ओनली। 2 मिनट के अंदर आपको इन चारों के नाम बनाने हैं। हो जाओ शुरू। जिसे डाउट हो, यदि कुछ मन में आया हो तो बोल दो, नहीं आया हो तो बड़ी खुशी की बात है भैया।
मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बोर्ड पे लिख रहा हूं चीज में है। मेहनत करें। करें, चेक करें, कर रहे हो अभी? गुड। ओहो, क्या कर रहे हो भाई? चलिए ठीक है, बहुत सारी अभी मैं शीट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो उसमें करते रहना क्वेश्चन बैठ करके आप लोग। फिलहाल बोर्ड पे देखिए, कौन से तरीके से बताऊं, पहला वाला या दूसरा वाला? चलो मैं दूसरे वाले तरीके से बता देता हूं, क्योंकि दोनों तरफ लिगेंड और मेटल सेम है। तो दूसरे वाले तरीके से इसका नाम बता रहा हूं, चेक करिए मेरे संग संग। म्यू एमिडो, म्यू नाइट्रो, बिस, ब्रैकेट में लिखना था डाई एमाइन, डाई एक्वा, कोबाल्ट थर्ड। फिर से बोल रहा हूं, अब इसके बाद रिपीट नहीं कर पाऊंगा, कृपया एक बार में सुनिए। म्यू एमिडो, म्यू नाइट्रो, ब्रैकेट में बिस लिखिए, फिर ब्रैकेट में लिखिए डाई एमाइन, डाई एक्वा, कोबाल्ट थर्ड, ब्रैकेट क्लोज, सल्फेट। यह है इसका करेक्ट नेम। थर्ड आ रहा है सभी का, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला है ना। अब इसमें दोनों तरफ लिगेंड डिफरेंट है, मतलब इसको सेकंड वाली स्टाइल से नहीं लिख सकते, तो पहले वाले से लिखना पड़ेगा हमको। टेट्राएमाइन आयरन सेकेंड, टेट्राएमाइन आयरन सेकेंड, म्यू म्यू डाई कार्बोनिल, या अकेला एक बार म्यू भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही माने जाते हैं। तो म्यू म्यू डाई कार्बोनिल, ब्रिज से नीचे उतरे, टेट्रा एक्वा आयरन सेकेंड, और उसके बाद कार्बोनेट। ठीक, लिख लिख के चेक कर रहे हैं सब लोग, है ना। तो यहां पे दोनों सेम लिगेंड थे, तो डाई कार्बोनिल, म्यू डाई कार्बोनिल। ठीक है, ये
बहुत बहुत प्यारा केस है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट। ऐसा कैसा आपको एनसीईआरटी के अंदर भी मिलेगा और अलग अलग एग्जाम्स के अंदर भी ऐसे ही पूछा गया है बिना स्क्वायर ब्रैकेट बनाए। ठीक, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बना लो स्क्वायर ब्रैकेट आप अपनी तरफ से, उससे क्या होगा, है ना। नाम आना चाहिए ना। कौन सी वाली स्टाइल से बताऊं, पहली वाली से, दूसरी वाली से? चलो दूसरी वाली स्टाइल से बताता हूँ। तो उसमें पहले ब्रिज का नाम दे दीजिए। पहले ब्रिज का नाम दे दें तो ब्रिज दोनों सेम है, यानी म्यू म्यू डाई क्लोरो, है ना, या म्यू डाई क्लोरो, क्लोराइडो भी लिख सकते हो भाई, है ना, नहीं तो बाद में बोलो। तो म्यू डाई क्लोरो। अब इस तरफ और इस तरफ लिगेंड और मेटल सेम है तो क्या लिखोगे, बिस। लिखा बिस, क्या, क्लोरो। ये कौन है, PPS3 का नाम क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताइए, PPS3 का नाम क्या है, बोलेगा कोई, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ठीक, सो गए सब। PPS3 का नाम क्या है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। तो म्यू डाई क्लोरो, फिर क्लोरो, ठीक, बिस लिख करके, सॉरी बिस लिख करके क्लोरो, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, पैलेडियम। PD क्या है, पैलेडियम सेकेंड। ठीक, ये है इसका यूपीएससी नेम। कितना इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मजेदार है। म्यू डाई क्लोरो, बिस क्लोरो, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, पैलेडियम सेकेंड। इज इट क्लियर? तो ये हो गई भाई IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, 100% रूल मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिए हैं, है ना। अब आपके साथ कुछ शीट वगैरह जो भी शेयर कर रहा हूं उसके आप IUPAC एक बार बना करके देखिए सारे के सारे। ठीक, उम्मीद है सभी से बन जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। ठीक, ये एक पार्ट हमारा फिनिश। इसी पार्ट में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो बिना टाइम खराब करे तुरंत सेंट्रल हेडिंग डाली जाएगी, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म लिखिए, कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, complex having same molecular formula but different structure or different positions of groups या ligands, different positions of ligands in 3D space are called isomers, and phenomena known as isomerism. Complex having same molecular formula but different structures or different positions of groups, in 3D space are known as isomers and phenomena known as isomerism. ठीक है, लिखते चलो, अभी पूरे नोट्स बना लो फिर अपन आगे। कोई बात नहीं, आप नोट्स तो बनाओ, लिखो तो। ओहो, जो बोल रहा हूं उसे सुनिए और ध्यान से लिखिए पहले। फिनोमिना नोन एज आइसोमेरिज्म, चलिए एरोक्सन बना के लिखिए। कॉम्प्लेक्स शो फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म।
complex show following two types of isomerism. A, structural isomerism. A, structural isomerism, and B, stereoisomerism. A, structural isomerism, and B, stereoisomerism. फर्स्ट हेडिंग डालिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अभी मैं सिर्फ लिखवा रहा हूं, फिर बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा। है फर्स्ट हेडिंग डालिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बी था स्टीरियो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लिखिए originate due to different structure of complex having same molecular formula, originate due to different structure of complex having same molecular formula। आगे लिखो following types। पहले सबके मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, लिख रहे हैं, है ना, और फिर सीधे सीधे ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा काम की वो ट्रिक्स हैं, लेकिन वो लैंग्वेज भी आपके कहीं ना कहीं काम तो आएगी, इसलिए फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट साइड हेडिंग ना लिया आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। लिखिए इसमें कॉम्प्लेक्स हैविंग same molecular formula, but produce different ions, on dissociation। ठीक, ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अब नीचे की लाइन से एरो का साइन बना करके लिखिए बट प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस ऑन डिसोसिएशन। नीचे की लाइन से एरो का साइन बना करके लिखिए शोन बाय द कॉम्प्लेक्सेस। ये आपकी ट्रिक हो रही है, कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं सिखाऊंगा। शोन बाय द कॉम्प्लेक्सेस इन विच different negative species present inside and outside the sphere, shown by the complexes in which different negative species present inside and outside the sphere। ठीक है जी, 4-5 लाइन छोड़िए एग्जाम्पल समझने के लिए, 4-5 लाइन छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग ना लिए लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिखिए कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम molecular formula
complex having same molecular formula but central metal coordinate with different donor atoms of same ligand. Central metal coordinate with different donor atoms of same ligand. ठीक है, यह है लिंकेज आइसोमेरिज्म. एरो बना के लिखिए. अब ट्रिक लिखवा रहा हूं इसकी. लिखिए एरो बना के. shown by the complexes in which ambidentate ligands are present. Shown by the complexes in which ambidentate ligands are present. क्या बात है, गाने मत लगना, क्या बात है ना. एम्बिडेंटेट लिगेंड्स आर प्रेजेंट. बढ़िया. कितनी छोड़ेंगे? वही 2-4 लाइनें छोड़िए. कुछ अच्छे से एग्जाम्पल सिखा दूंगा ट्रिक बना करके. नेक्स्ट हेडिंग डालिए. हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. लिखो आल्सो कॉल्ड सॉल्वेट आइसोमेरिज्म. सॉल्वेट. लिखो इसमें when water molecule coordinate with central metal by different types. When water molecule coordinate with central metal by different types. ये हो गया इसका स्टेटमेंट. अब ट्रिक लिखिए एरो का साइन बना के. shown by the complexes in which negative species present outside the sphere and negative species present outside the sphere in which negative species present outside the sphere and water molecule inside ब्रैकेट में लिख दो नेगेटिव स्पीशीज एंड वाटर एक्सचेंज. नेगेटिव स्पीशीज एंड वाटर एक्सचेंज. ठीक है. एक और लिख लो, हो जाएगा. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. जगह छोड़ो उसके लिए, पहले 3-4 लाइन छोड़ो, फिर हेडिंग डालो. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म लिखिए.
when exchange of ligands takes place when exchange of ligands takes place between two metals, when exchange of ligands takes place between two metals in two coordination sphere, in two coordination स्फेयर, ये इसका स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, फिर नीचे की लाइन से एरो का साइन बना करके लिखिए, शोन बाय द कॉम्प्लेक्सेस इन विच, शोन बाय द कॉम्प्लेक्सेस इन विच both complex cation and complex anion are present, shown by the complexes in which both complex cation and complex anion are present। बढ़िया, दो चार लाइन छोड़िए, एक और लिख लो, बस हो गया, एक और लिख लो। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, हेडिंग डालिए, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। लिखिए, व्हेन एक्सचेंज ऑफ लिगेंड टेक्स प्लेस, व्हेन एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स टेक्स प्लेस between two metals in same complex, when exchange of ligand takes place between two metals in same complex, in same complex। ठीक है, एरो बना के लिख दीजिए, shown by the complex in which, shown by the complex in which bridge ligands are present। वाह क्या बात है, bridge ligands are present। ये सब ट्रिक लिखवा रहा हूं मैं साथ साथ आपको, ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई करने को आएगा, कैसे आएंगे क्वेश्चंस बताता हूं। ब्रिज लिगेंड्स आर प्रेजेंट, छोड़ो दो चार पांच लाइन, और स्ट्रक्चरल की लास्ट हेडिंग डालो, लास्ट हेडिंग डालो, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, लास्ट हेडिंग है स्ट्रक्चरल की। 6 टाइप के हैं इसमें, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, मेरी नज़र से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखे, दिस इज स्यूडो आइसोमेरिज्म, झूठी है, स्यूडो फॉल्स, दिस इज स्यूडो आइसोमेरिज्म। फिर आगे लिखिए, फुल स्टॉप करके लिख दीजिए, व्हेन द कॉम्प्लेक्स हैविंग, when the complex having different molecular formula, when the complex having different molecular formula and same, ध्यान से लिखना, when the complex having different molecular formula and same empirical formula, then this isomerism originate, then this isomerism originate। क्लियर है बात?
ठीक, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 टाइप्स मैंने आपको बताए। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक, अब कैसे इसको ट्रिक से याद करते हैं, कैसे किसी भी एग्जाम्पल को देख करके हम पहचान जाएंगे तुरंत कि ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा पोर्शन है ना। मिनिमम ये मान के चलिए 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है इस केस में। तो फिलहाल लैंग्वेज हमने सारी लिख ली है ना। अब ट्रिक्स जो कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ठीक है ना। तो लैंग्वेज लिखे रहने दो, अब अगली क्लास में सीखते हैं इसकी बढ़िया सी चीज़ें। रोक दें फिर आज अभी यहाँ पर हम लोग, है ना। ठीक है, तो अभी रोकते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।